कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसके साथ किस्मत ने काफी बुरा खेल खेला होता है, क्योंकि वो दो स्टूडेंट्स को बचाने के चक्कर में सीधा एक कार से टकरा जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो बच नहीं पाता और वो मर जाता है। मरते वक्त उसे बस एक ही दुख होता है कि पूरी जिंदगी उसने एक इंट्रोवर्ट बन करके घर में गुजार दी और कभी किसी लड़की से बात तक नहीं करी। लेकिन तभी अचानक उसे एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है और वो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो एक अलग ही दुनिया में होता है। उसके सामने एक यंग कपल होता है, पॉल और जेनिथ, और साथ में उनकी मेड लीला। और तब हमें पता चलता है कि वो बंदा एक छोटा सा बच्चा बन गया है जिसका नाम रूडीज ग्रे रैट है। और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि रूडीज को उसकी पुरानी लाइफ की सारी मेमोरीज याद होती है। मतलब उसका दिमाग 34 साल का ठरकी का है और बॉडी एक नन्हे से बच्चे की। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और रूडी इस नए दुनिया की लैंग्वेज समझना शुरू कर देता है, पर उसका पुराना ठरके दिमाग अभी भी वैसा ही होता है। बेचारी लीला को हर वक्त गंदी नजरों से देखता रहता है। फिर एक दिन वो खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा होता है कि ये जगह शायद कोई पुरानी यूरोप जैसी है। तभी वो देखता है कि उसका बाप पॉल बाहर तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। रूडी इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो नीचे गिर जाता है। तभी उसकी मम्मी जेनिथ वहां आती है और एक हीलिंग स्पेल बोलती है। रूडी ये देख करके हैरान रह जाता है कि उसकी चोट एकदम से गायब हो जाती है। तब उसे समझ में आता है कि ये कोई नॉर्मल दुनिया ही, यहाँ रियल मैजिक एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और अब रूडी अपने पैरों पर चलना स्टार्ट कर देता है। एक दिन उसे घर की सेकेंड फ्लोर पर एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जिसमें मैजिक की कुछ बुक्स होती हैं। वो हैरान होता है कि पूरे घर में सिर्फ 5 ही बुक्स हैं, मतलब शायद यहाँ बुक्स बहुत एक्सपेंसिव है। रूडी उन बुक्स को देख करके ठान लेता है कि वो भी मैजिक करना सीखेगा। सबसे पहले पॉल की हेल्प से वो पढ़ना सीख लेता है और मैजिक गाइड्स को भी पढ़ना शुरू कर देता है। बुक्स में उसे पता चलता है कि मैजिक के 2 तरीके हैं, एक तो मंत्र बोलकर और दूसरा मैजिक सर्कल यूज करके। बुक में ये भी लिखा था कि हर इंसान का माना लेवल बचपन से ही फिक्स होता है, पर रूडी हार नहीं मानता। वो एक स्पेल ट्राई करता है और अचानक से उसकी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन होता है और वो फाइनली एक छोटा सा वाटर बॉल बना लेता है। इसके बाद रूडी और वाटर बॉल्स बनाने का ट्राई करता है और फिर उसे मजा आने लगता है। वो प्रैक्टिस जारी रखता है और हैरान करने वाली बात ये थी कि वो बिना मंत्र बोले ही मैजिक यूज करने लगता है, जिसे साइलेंट कास्टिंग कहते हैं। पर क्योंकि उसका माना अभी भी कम था तो वो थोड़ी देर बाद ही बेहोश हो जाता है। काफी टाइम तक वो दिन रात प्रैक्टिस करते रहता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो जितना मेहनत करेगा उसका माना उतना ही बढ़ेगा। एक दिन वो देखता है कि पॉल बाहर लड़कियों के सामने शो ऑफ कर रहा है। तभी रूडी दूर से एक वाटर बॉल फेंकता है जो सीधा पॉल के मुंह पर लगता है। अब रूडी का लेवल अप भी हो चुका था और फिर वो एक दिन डिसाइड करता है कि इंटरमीडिएट मैजिक ट्राई करने का। और फिर वो इतना पावरफुल स्पेल मारता है कि घर की दीवार ही उड़ जाती है। पॉल और जेनिथ डर जाते हैं कि कहीं मॉन्स्टर्स ने तो अटैक नहीं कर दिया, पर जेनिथ को वहां मैजिक बुक्स मिल जाती हैं। जेनिथ एकदम खुश हो जाती है कि उसका बेटा तो जीनियस है। वो पॉल को मना लेती है कि रूडी के लिए एक मैजिक ट्यूटर हायर करना चाहिए, पर पॉल चाहता है कि उसका बेटा स्वॉर्ड्समैन बने, जिससे उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगती हैं। तो लीला फिर बीच का रास्ता निकालती है और कहती है कि सुबह मैजिक और शाम को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा दो। फिर कुछ दिन बाद ट्यूटर की एंट्री होती है। सबको लगा था कि कोई दाढ़ी वाला बुढ़ा आएगा, पर आती है एक छोटी सी क्यूट लड़की जिसका नाम रॉक्सी मिग्योर्डिया होता है। रूडी उसे देख करके एकदम फ्लैट हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या मैं इससे शादी कर सकता हूँ। वहीं रॉक्सी को लगता है कि रूडी के पेरेंट्स बस अपने बच्चे की झूठी तारीफ कर रहे हैं। वो रूडी को बाहर ले जाती है और मैजिक के टाइप समझाती है, अटैक, हीलिंग और समनिंग। रॉक्सी एक स्पेल कास्ट करके भी दिखाती है जो कि एक बड़े से पेड़ को जाकर तबाह कर देता है। पर जब रूडी बताता है कि वो मम्मी का फेवरेट पेड़ था तो रॉक्सी उसे तुरंत जाकर के हील कर देती है, जिससे वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। अब रूडी की बारी थी। रूडी नहीं चाहता था कि रॉक्सी को उसके साइलेंट कास्टिंग के बारे में पता चले, इसीलिए वो मंत्र बोलने की एक्टिंग करता है। पर तभी अचानक हवा चलती है और रॉक्सी की स्कर्ट उड़ने लगती है, जिससे रूडी का दिमाग भटक जाता है और वह बिना मंत्र पूरे किए ही स्पेल रिलीज कर देता है। रॉक्सी ये देख करके एकदम शॉक रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि रूडी साइलेंट कास्टिंग भी कर सकता है। रॉक्सी कहती है कि लगता है मुझे एक अच्छा स्टूडेंट मिल ही गया। वहीं रॉक्सी की बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ बिना मंत्र पढ़े स्पेल कास्ट करना कितना रेयर है,
क्योंकि जेनिथ जब रूडी को हील करती है या रॉक्सी जब अपनी मैजिक दिखाती है तो दोनों को मंत्र को पढ़ना पड़ता है। पर वहीं रूडी तो ठहरा प्रो बंदा, उसे मंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन तभी रॉक्सी थोड़ा सा सैड हो जाती है। वो जो पेड़ रूडी ने गिराया था तो उसके चलते कहीं उसे नौकरी से निकाल ना दें। बेचारी डर रही थी, पर रूडी उसे हिम्मत देता है और कहता है कि डोंट वरी रॉक्सी, सब ठीक है। तब जेनिथ वहां आती है और दोनों को अंदर बुलाती है ताकि वो रॉक्सी को थोड़ा और जान सके। रात को घर में एक मस्त वेलकम पार्टी होती है। रूडी वहां बैठकर सब देख रहा होता है और उसे यकीन ही नहीं होता है कि उसकी लाइफ इतनी बदल गई है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो एक घटिया और मोटा सा इंसान था जो दिन भर बस वीडियो गेम खेलता था, और वहीं कहां अब वो पूरी मेहनत कर रहा है। हमें उस फ्लैशबैक में रूडी की एक पेनफुल बात भी पता चलती है। रूडी को स्कूल में बहुत बुरी तरह से बुली किया जाता था। एक दिन तो कुछ लोग उसके घर में घुस करके उसे पीटते हैं और घसीट के बाहर निकाल देते हैं। वो बारिश में भटक रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक ट्रक कुछ स्टूडेंट्स को कुचलने वाला है। वो उन्हें बचाने जाता है और खुद हिट हो जाता है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। रूडी अब मिट्टी से अलग अलग सेब बना करके प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि पॉल और जेनिथ आजकल बहुत ही ज्यादा इंटीमेट हो रहे हैं और जल्दी ही हो सकता है कि शायद उसे कोई छोटा भाई या बहन मिल जाए। वहीं रूडी ठरकी तो है ही। वो सोचता है कि चलो अंदर जाकर के देखूं क्या सीन चल रहा है। लेकिन तभी वो देखता है कि रॉक्सी भी उनके दरवाजे के बाहर खड़ी होकर के कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। ये देख करके रूडी फटाक से चुपचाप अपने कमरे में निकल लेता है और सोचता है कि चलो जो देखा वो भी बुरा नहीं था। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और रूडी अब इंटरमीडिएट मैजिक में मास्टर बन चुका होता है। रॉक्सी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया है। एक दिन रॉक्सी उसे डीमन और स्पिरिट के बारे में ही बताती है। रॉक्सी खुद एक डीमन है, इसीलिए शुरू में रूडी के पेरेंट्स थोड़ा डर गए थे क्योंकि उसके बाल ब्लू हैं। रॉक्सी उसे सुपर रेस की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि एक पुरानी जंग में उन्होंने बहुत तबाही मचाई थी, इसीलिए आज भी लोग उनसे नफरत करते हैं। बच्चों को डराया जाता है कि सो जाओ वरना सुपर्ड आकर के खा जाएंगे। रॉक्सी कहती है कि उनके माथे पर एक रेड स्टोन होता है और उनके बाल ग्रीन होते हैं और कभी दिखें तो सीधे वहां से भाग जाना। वहीं रूडी रॉक्सी की तारीफ करता है कि उसे उसके बाल बहुत पसंद हैं। तो रॉक्सी कहती है कि बेटा 10 साल बाद यही बात फिर से बोलना। मतलब रॉक्सी को पता है कि रूडी बड़ा होकर के फेमस इंसान बनेगा। धीरे धीरे टाइम निकलता है और रूडी अब 4 साल का हो गया है। वो बाहर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उसे अपने पुराने स्कूल के ट्रॉमा याद आने लगते हैं। बुली होने का दुख वो अभी भी भूल नहीं पा रहा था। वहीं रॉक्सी वहां आती है और उसे रेड ड्रैगन माउंटेन दिखाती है। रॉक्सी उसे बताती है कि उन पहाड़ों के उस पार रानोवा नाम का देश है जहां दुनिया का सबसे बेस्ट मैजिक यूनिवर्सिटी है। वो रूडी को वहां जाने की सलाह देती है, पर रूडी कहता है कि मुझे किसी और टीचर की जरूरत नहीं है जब तक आप मेरे साथ हो। रॉक्सी शर्मा जाती है और कहती है कि ऐसा मत बोलो रूडी, तुम आगे चल करके मुझसे भी ज्यादा ओवरपावर्ड बनोगे। फिर ऐसे ही कुछ और टाइम बीत जाता है और फिर आता है रूडी का 5th बर्थडे। इस दुनिया में हर साल नहीं बल्कि हर 5 साल में बर्थडे सेलिब्रेट होता है। पॉल उसे बर्थडे गिफ्ट में एक तलवार देता है और मर्दानगी वाला भाषण झाड़ता है। जेनिथ उसे एक मस्त मैजिक बुक देती है और आखिर में रॉक्सी उसे एक वॉन्ड देती है जिसमें एक महंगी मैजिक जेम लगी है। रूडी वादा करता है कि वो इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेगा। रॉक्सी प्राउड होकर के बताती है कि रूडी ने 4 टाइप के एडवांस अटैक मैजिक सीख लिए हैं, इसीलिए कल उसका फाइनल ग्रेजुएशन एग्जाम है। रूडी रात भर सो नहीं पाता। वो खिड़की पे बैठ करके सोच रहा होता है कि क्या वो इस सेकेंड लाइफ का पूरा फायदा उठा पाएगा। उसे पुराना डर अभी भी सता रहा था। अगले दिन ग्रेजुएशन एग्जाम का टाइम आता है। रूडी एकदम टेरिफाइड होता है क्योंकि उसे घर से बाहर निकलने में डर लगता है उसकी पुरानी लाइफ के चलते। उसे लगता है कि बाहर जाते ही लोग उसे जज करेंगे, लेकिन रॉक्सी उसे जबरदस्ती हॉर्स पर बिठाती है और गांव में बाहर ले जाती है। रूडी हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि गांव के लोग कितने प्यारे हैं। सब उसे देख करके स्माइल कर रहे थे, जिससे उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आने लगता है। फिर वो लोग एक बड़े खुले मैदान में पहुंचते हैं। रॉक्सी कहती है कि अब मैं तुम्हें एक स्केयर्ड लेवल वाटर स्पेल दिखाऊंगी, ध्यान से देखना क्योंकि मैं इसे सिर्फ एक ही बार करूंगी और तुम्हें इसे मेमोराइज करना होगा। जैसे ही वो स्पेल कास्ट करती है, अचानक आसमान काला हो जाता है और एक भयानक तूफान आ जाता है।
तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है और सीधा उनके घोड़े पर गिरती है। रॉक्सी तुरंत घोड़े को हील करती है और रूडी से कहती है कि अब उसकी बारी है। रूडी फोकस करता है और वही सेक्रेट लेवल स्पेल कास्ट करता है और भाई साहब वो रॉक्सी से भी बेहतर कर देता है। उसकी स्पेल से जो आंधी तूफान आता है वो इनसेन होता है। रॉक्सी ये देखकर हैरान रह जाती है और फिर फाइनली उसे पास कर देती है और कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो कहती है कि रूडी अब एक सेक्रेट लेवल मैजिशियन बन चुका है और अब उसके पास रूडी को सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। रूडी बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपने टीचर का सारा ज्ञान लपेट लिया है। अगली सुबह रॉक्सी के जाने का वक्त आ जाता है। जेनिथ और पॉल उसे रुकने के लिए कहते हैं, पर रॉक्सी कहती है कि उसे दुनिया घूमना है और नई चीजें सीखनी है। जाते जाते रॉक्सी रूडी को अपने गांव का एक नेकलेस दे देती है। रूडी कहता है कि वो इसे अपनी सबसे बड़ी निशानी समझकर रखेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और रूडी अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो बाहर खेलने जाना चाहता है। पॉल और जेनिथ खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा शायद बीमार है जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता। पॉल मजाक में रूडी से कहता है कि बेटा मर्द वो नहीं जो ताकतवर हो, बल्कि वो है जो औरतों की रिस्पेक्ट करे। और हाँ, जा रहे हो तो 2 गर्लफ्रेंड्स लेकर के आना। इसके बाद रूडी बाहर निकलता है और गांव में घूमते हुए देखता है कि कुछ घटिया बच्चे एक मासूम को परेशान कर रहे हैं। वो बुलिस मिट्टी के गोले फेंक रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का पत्थर उठाता है। इतने में रूडी तुरंत बीच में आ जाता है और अपना वाटर मैजिक यूज करके उन तीनों को वहां से भगा देता है। बेचारा बच्चा जिसे वो बचा रहा था उसने एक हुड पहना हुआ था। रूडी जब उसका चेहरा देखता है तो उसे लगता है कि ये तो बड़ा हैंडसम लड़का है और रॉक्सी की बात याद करते हुए उसके माथे पर देखता है क्योंकि उसके बाल ग्रीन थे। रूडी को सुकून मिलता है जब वो देखता है कि वहां कोई जेम नहीं है। वो लड़का बताता है कि उसके पापा एक हाफ एल्फ हैं और उसके बालों का कलर अलग होने की वजह से सब उसे चिढ़ाते हैं। रूडी उसे चुप कराता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। रूडी को अभी भी लग रहा होता है कि ये एक हैंडसम लड़का है जो आगे चल करके उसे लड़कियां पटाने में हेल्प करेगा। वो बताता है कि उसका नाम सिल्फी है। फिर रूडी और सिल्फी पूरे दोपहर मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं। शाम को रूडी उसको उसके घर छोड़ करके वापस आता है तो देखता है कि पॉल एकदम गुस्से में लाल पीला हो रहा है। पॉल को लगता है कि रूडी ने बिना वजह उन लड़कों को पीटा है। रूडी समझाने की कोशिश करता है पर पॉल इतना गुस्से में होता है कि वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था और फिर वो रूडी को एक जोर का थप्पड़ मार देता है। रूडी को भी गुस्सा आ जाता है और वह सरकास्टिकली बोलता है कि ठीक है, अगली बार 3 लोग किसी अकेले को पीट रहे होंगे तो मैं भी उनका साथ दूंगा ताकि फिर 4 लोग पीट सके। ये सुनते ही पॉल को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो रूडी से माफी मांगता है। हमें पता चलता है कि पॉल के पापा भी उसके साथ ऐसा ही रूड बिहेव करते थे। फिर आगे हम देखते हैं कि सेल्फी और रूडी की दोस्ती और गहरी हो रही है। रूडी उसे साइलेंट कास्टिंग भी सिखाता है और सेल्फी भी इसे जल्दी सीख लेती है। रूडी अभी भी उसे लड़का समझ रहा था बट एक्चुअली वो एक लड़की है। एक दिन जब वो लोग ऐसे ही खेल रहे होते हैं तभी अचानक बारिश होने लगती है और दोनों भीगते हुए रूडी के घर पहुंचते हैं। लीला उन्हें गर्म पानी में नहाने के लिए कहती है। रूडी बिना किसी शर्म के सिल्फिया के सामने सारे कपड़े उतार देता है। सिल्फिया बेचारी शर्म से लाल हो जाती है। रूडी उससे कहता है कि अब इस शर्म क्यों कर रहा है, हम दोनों दोस्त हैं ना, साथ में चल नहाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब रूडी जबरदस्ती उसकी पैंट उतारने लगता है और उसे लगता है कि शायद सिल्फिया इसीलिए शर्मा रहा है क्योंकि उसका हथियार छोटा है। इसके बाद रूडी एकदम से सिल्फिया के अंडरवियर नीचे खींच देता है और बुम। और फिर जो रूडी देखता है वो देख के तो शॉक ही रह जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो एक लड़का नहीं लड़की है। सिल्फिया शर्म से रोने लगती है और रूडी को भी समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी तुरंत पॉल वहां आता है और सिल्फिया को संभाल लेता है। बाद में पॉल रूडी को समझाता है कि बेटा जाकर के माफी मांग लो। अगले दिन रूडी सिल्फिया से माफी मांगने जाता है पर सिल्फिया उसे अवॉइड कर रही होती है। रूडी एकदम डिप्रेस्ड हो जाता है तो पॉल उसे एक प्रो टिप देता है, लड़कियों को मर्द की कमजोरी देखना पसंद होता है। बाय द वे वैसे ये प्रो टिप आप लोगों के लिए भी है। ओके, बैक टू स्टोरी। फिर पॉल रूडी को सिल्फिया की तरफ धक्का दे देता है। रूडी पहले तो नर्वस हो जाता है और अजीब बातें करने लगता है पर फिर वो रिलैक्स होता है और सिल्फिया से दिल की बात करता है। आखिर में दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं और सिल्फिया भी कहती है कि उसे भी वापस नॉर्मल होना है और फन करना है। इधर भी सभी की जिंदगी एकदम मस्त चल रही थी। सब बहुत खुश थे क्योंकि जेनिथ ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी होती है, वो फिर से प्रेग्नेंट थी। पर एक दिन जब सब मजे से लंच कर रहे होते हैं
तभी लीला अचानक से एक ऐसी न्यूज देती है कि सबके होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। सबकी नजरें एकदम से सीधा पॉल पर जाती हैं और वो कन्फेस भी कर लेता है कि हाँ, ये कांड उसने ही किया है। ये सुनते ही जेनिथ तो एकदम आग बबूला हो जाती है और वहीं टेबल पर पॉल को एक जोर का थप्पड़ मार देती है। वहीं लीला कहती है कि वो बच्चा पैदा करके घर छोड़ देगी, पर रूडी को फिक्र होती है। उसे पता था कि इतनी ठंड में लीला का बाहर जाना उसके और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। रूडी को याद आता है कि लीला ने उसके अंडरवियर वाला राज भी छुपाया था, तो अब वक्त आ चुका है एहसान चुकाने का। रूडी ने अपना दिमाग चलाया और जेनिथ को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने सारा ब्लेम पॉल पर डाल दिया, ये कहते हुए कि पॉल ने ही लीला के साथ जबरदस्ती किया था। फिर वो और थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके कहता है कि वो लीला और अपने होने वाले भाई बहनों को खोना नहीं चाहता। रूडी की बातों से जेनिथ का दिल पिघल जाता है और वो लीला को रुकने के लिए कह देती है। लीला बेचारी खुशी के मारे रोने लगती है, पर वहीं पॉल को वार्निंग मिल जाती है कि बेटा तेरी क्लास तो बाद में लगेगी। फिर कुछ महीने बाद घर में दो प्यारी बेटियां होती हैं, ऐसा और नॉर्न। रूडी अब एक जिम्मेदार बड़ा भाई बन गया है। वहीं लीला पहले तो रूडी को ठरकी बच्चा समझती थी और उसे पसंद नहीं करती थी, पर रूडी ने उसकी जान बचाई तो वो अब रूडी की इज्जत करने लगती है। इधर रूडी और पॉल की ट्रेनिंग चलती रहती है। रूडी अपने बाप को घटिया इंसान समझता है, पर उसकी ताकत की इज्जत करता है। एक बार जब रूडी ट्रेनिंग में मैजिक यूज करने की कोशिश करता है तो पॉल उसे तुरंत रोक देता है और कहता है कि अगर तुम्हें भी मेरी तरह कूल बनना है तो तुम्हें भी स्ट्रांग बनना होगा। ये सुनते ही रूडी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा कूल नहीं बनना जो अपने बीबी को ही चीट करे। पॉल बेचारा शर्मिंदा हो जाता है और टॉपिक चेंज कर देता है। पॉल बताता है कि रूडी को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल तो बस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादों से भरा होता है। रूडी को थोड़ा दुख होता है क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ बहुत सारी सुंदर लड़कियां मिलेंगी। उनकी बात चल ही रही होती है कि तभी वहाँ सिल्फिया आ जाती है और फिर रूडी और वो बाहर खेलने चले जाते हैं। रूडी को अभी भी लग रहा था कि उसकी प्रोग्रेस रुक गई है, इसीलिए उसे गांव से बाहर निकलने की जरूरत है। जैसे ही सिल्फिया को रूडी की थॉट का पता चलता है वो रोने लगती है और रूडी को पकड़ लेती है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रूडी उसे चुप कराता है और सोचता है कि ठीक है, इतनी सुंदर लड़की को छोड़ करके मैं एक फालतू सा मैजिक सीखने जाऊं ना। फिर उसी दिन रात को पॉल रूडी के कमरे में आता है और उसे रॉक्सी का लेटर देता है। लेटर में लिखा था कि 2 साल बीत चुके हैं और रॉक्सी अब एक प्रिंस को मैजिक सिखा रही है। वो प्रिंस बिल्कुल रूडी जैसा ही ठरकी है, जो उसे कपड़े बदलते वक्त देखता रहता है और उसके अंडरवेयर चुराते रहता है। वहीं रॉक्सी की वाटर मैजिक भी किंग लेवल तक की हो चुकी है। फिर रॉक्सी एंड में लिखती है कि अगर रूडी को और बेहतर बनना है तो उसे रानोआ मैजिक यूनिवर्सिटी जाना ही चाहिए। रात भर सोचने के बाद अगले दिन रूडी अपने पापा से कहता है कि वो यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, पर वो सिल्फिया को भी साथ ले जाना चाहता है। पॉल साफ मना कर देता है क्योंकि 2 लोगों की फीस भरने का पैसा उसके पास नहीं है। पॉल कहता है कि बेटा पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो रूडी जिद करता है कि ठीक है, मुझे कोई जॉब दिलवा दो ताकि मैं खुद पैसे कमा करके सिल्फिया की फीस भर सकूं। पॉल थोड़ी देर सोचता है और मान जाता है। कुछ दिन बाद घर के बाहर एक कैरेज आती है और उसमें एक खतरनाक वॉरियर लड़की उतरती है जिसका नाम गिलैन होता है। वो आधा इंसान और आधा जानवर है और देखने में काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके आते ही जेनिथ और लीला रूडी को बाय बाय कहने लगती हैं कि हम तुम्हें मिस करेंगे, अपना ख्याल रखना और भी बहुत कुछ। वहीं रूडी हैरान होता है कि अभी ये क्या हो रहा है, इतनी जल्दी भेज रहे हो। पॉल रूडी से एक आखिरी सवाल पूछता है, अगर मैं कहूं कि तुम सिल्फिया से कुछ दिनों के लिए मत मिलो तो क्या करोगे। रूडी सीधे बोलता है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तभी पॉल अचानक रूडी पर अटैक कर देता है। रूडी खुद को बचाने के लिए फायर मैजिक, अर्थ मैजिक, वाटर मैजिक, उसे जो भी आता था सब कर देता है, पर पॉल बहुत पावरफुल होता है और वो एट द एंड एक हिट लैंड कर देता है। और फिर जब रूडी की आंखें खुलती हैं तो वो कैरेज के अंदर होता है और उसके सामने गिलैन बैठी होती है। उसे समझ आ जाता है कि उसे घर से बहुत दूर भेजा जा रहा है ताकि वो खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। फिर गिलैन उसे पॉल का एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि रूडी को रोआ शहर में एक 9 साल की लड़की का ट्यूटर बनना होगा। बदले में गिलैन रूडी को तलवारबाजी सिखाएगी क्योंकि वो एक किंग लेवल वॉरियर है। पॉल ने साफ लिखा था कि रूडी अगले 5 साल तक घर नहीं आ सकता। इनफैक्ट वो कोई लेटर भी नहीं लिखेगा। पॉल को लग रहा था कि रूडी अब सिल्फिया पर ज्यादा ही डिपेंड करने लगा है, इसीलिए उसे मर्द बनने के लिए बाहर भेजा गया है।
रूडी भी समझदार है, वो सोचता है कि चलो सही है, दूर रहने से सिल्विया भी थोड़ा इंडिपेंडेंट बनेगी। कुछ देर बाद रूडी रोआ शहर पहुंचता है और एक बड़ी मेंशन में उसका स्वागत होता है। वहां उसे फिलिप बोरियस ग्रेरेट मिलते हैं, जो कि रूडी के रिश्तेदार निकले, और वो रोआ शहर के मेयर भी होता है। फिर फिलिप कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी को 5 साल तक पढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस भर दूंगा। पर फिलिप पहले ही वार्न कर देता है, बेटा मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है और बिगड़ैल भी है, तो ये तुम्हारे लिए इजी नहीं होने वाला है। फिर वो सभी उसकी बेटी के पास जाते हैं जिसका नाम एरिस बोरियस होता है। रूडी उसे हेलो बोलता है, पर एरिस तो एक नंबर की गुस्सैल और बदतमीज निकलती है। रूडी उससे कुछ बात करने का ट्राई भी करता है, पर वो इतने में ही अचानक से रूडी को थप्पड़ मार देती है और गेट आउट बोल देती है। रूडी को कुछ देर के लिए कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है, बट फिर रूडी भी उसे एक थप्पड़ मार देता है और गुस्से में बोलता है कि अब तुम्हें समझ आया कि थप्पड़ खाना कैसा लगता है। पर वो अभी बोल ही रहा होता है कि एरिस उसे तुरंत एक जोर का पंच सीधा मुंह पर मार देती है, जिससे वो सीधा जमीन पर गिर जाता है और उन दोनों की हरकतें देख करके बाकी सभी शॉक हो जाते हैं। इधर एरिस इतने में ही नहीं रुकती, वो पागल सांड की तरह रूडी के ऊपर चढ़ जाती है और एक के बाद एक पंचेस मारना शुरू कर देती है। रूडी किसी तरह अपना विंड मैजिक यूज करके वहां से निकलता है, बट एरिस अभी भी उसका पीछा कर रही होती है। पर वो किसी तरह एक टेबल के नीचे छुप करके खुद को बचा लेता है। इसके बाद रूडी हार नहीं मानता और एक मस्त प्लान बनाता है। अगले दिन वो दोनों एक बॉक्स में बंद मिलते हैं। रूडी ने प्लान किया था कि वो एरिस को झूठ मूठ का किडनैपिंग दिखाएगा ताकि वो मैजिक की इम्पोर्टेंस सीख सके। वो दोनों एक पुराने घर में होते हैं जहां एक मोटा आदमी आता है और एरिस को पीटने लगता है और उसे इतना पीट देता है कि एरिस का शकल ही बदल जाता है। रूडी वहीं खड़ा सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा ही एक्टिंग नहीं कर रहा, तभी जाते जाते वो मोटा रूडी को भी एक पंच लगा देता है। उसके जाने के बाद रूडी एरिस को थोड़ा हील करता है, पर पूरा नहीं, ताकि वो फिर से चिल्लाना न शुरू कर दे। रूडी उससे कहता है, देखा अगर पड़ा होता तो खुद को बचा लेती। लेकिन तभी रूडी को बाहर से लोगों की बात सुनाई देती है और उसे रियलाइज होता है कि भाई साहब ये तो असली किडनैपिंग हो गई है। रूडी तुरंत अर्थ मैजिक से दीवार तोड़ता है और एरिस से कहता है कि यहाँ से निकलना होगा वरना ये लोग हमें मार देंगे। एरिस डर जाती है और रूडी की बात मान लेती है। रूडी एंट्रेंस ब्लॉक कर देता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। दोनों एक गली में छुपते हैं, पर एरिस फिर से रोना धोना और चिल्लाना शुरू कर देती है। रूडी उससे कहता है कि चुपचाप रहो वरना तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। एरिस बेचारे डर के मारे रूडी के पीछे पीछे चलने लगती है। रास्ते में रूडी उससे समझाता है कि पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। तभी अचानक कुछ गुंडे एरिस को फिर से किडनैप कर लेते हैं। रूडी उनका पीछा करता है और अर्थ मैजिक से उन्हें रोक देता है। गुंडे देखते हैं कि रूडी का मैजिक बहुत पावरफुल है, तो वो उसे रिश्वत देने का ट्राई करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ मिल जा, तुझे बहुत सारा सोना देंगे। रूडी थोड़ी देर के लिए सोचता है कि अगर इतने पैसे मिल गए तो मैं और सिल्विया दोनों यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। पर रूडी का दिमाग 34 साल का है, उसे पता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो उन्हें एक मस्त फायर और आइस का कॉम्बो दिखाता है जो आसमान में फायरवर्क की तरफ फटते हैं। ये एक्चुअली गिलेन के लिए एक सिग्नल था। इतने में इधर रूडी अर्थ स्पीयर लॉन्च करता है जिससे उनको कुछ दिखाई नहीं देता, और इसका फायदा उठा करके रूडी एरिस को उनके चंगुल से छुड़ा लेता है। लेकिन तभी एक गुंडा अपनी तलवार रूडी की तरफ फेंकता है। रूडी को पॉल की टेक्निक याद आती है, पर तलवार बहुत फास्ट थी और वो दोनों को हिट करने ही वाली थी कि तभी अचानक से गिलेन वहां आ जाती है और एक ही सेकंड में उस तलवार के टुकड़े कर देती है और अगले ही सेकंड में वो उन दोनों गुंडों का लिटरली सर उड़ा देती है। रूडी ये देख के सदमे में ही चला गया था, क्योंकि एक गुंडा तो रूडी के कदमों में बिना सर के गिरता है। तभी गिलेन कहती है कि उसने रूडी का सिग्नल देख लिया था। फिर वो लोग मेंशन वापस आते हैं जहां फिलिप उनका वेट कर रहा था। गिलेन एक और आदमी को ही पकड़कर लाती है जो फिलिप का ही बंदा था और उसने उन्हें धोखा दे दिया था। अब एरिस बड़ी प्राउड होकर कहती है, देखो रूडी, हमारे साथ रहने का वादा घर पहुंचने तक ही था, जिससे रूडी को लगता है कि शायद अब उसे निकाल दिया जाएगा। रूडी वापस अपने घर जाने लगता है, पर तभी एरिस उसे रुकने के लिए कहती है और उसे अपना ट्यूटर भी एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन रूडी फिलिप से बात करता है कि आखिर उन्हें किडनैप क्यों किया गया। फिलिप बताता है कि ये सब उनकी ग्रेरेट फैमिली की दुश्मनी की वजह से है, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल वैल्यू इस एरिया में काफी ज्यादा है। रूडी सोचता है कि भाई इस अमीर खानदान से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। तभी एंट्री होती है हिल्डा की, जो एरिस की मम्मी है।
फिलिप रूडी का इंट्रोडक्शन करवाता है। रूडी भी उसे ग्रीट करता है, बट वो बिना कुछ बोले ही मुंह घुमा करके चली जाती है। फिर आते हैं सॉरस ग्रेरेट, जो इस पूरे खानदान के हेड हैं और फिलिप के पापा हैं। सॉरस काफी ही ज्यादा लाउड वॉइस में बात कर रहा था, जैसे एरिस करती है। जब उन्हें पता चलता है कि रूडी ने एरिस को बचाया है, तो वो फिलिप को ही एक जोर का मुक्का मार देते हैं। तूने रूडी और मेरी प्यारी एरिस को इतने खतरे में कैसे पड़ने दिया? सॉरस कहता है कि रूडी अब एरिस को मैजिक सिखाएगा, क्योंकि एरिस मैजिक के पीछे पागल हो गई है। रूडी शर्त रखता है कि मैं तभी पढ़ाऊंगा जब एरिस खुद मुझसे रिक्वेस्ट करेगी। सॉरस को गुस्सा तो आता है, पर रूडी समझाता है कि हर बार कोई आकर के उसके बिहाफ में बात करेगा तो वो कभी भी पोलाइट और हम्बल लेडी नहीं बन पाएगी। एरिस आते ही अपने एटीट्यूड में कहती है कि मुझे मैजिक सिखा दो जल्दी। तो सॉरस को फिर से गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि पोलाइटली रिक्वेस्ट करो। एरिस बेचारी अपनी प्राइड को साइड में रख करके एक बहुत ही क्यूट एनिमल पोज बनाती है और रूडी से रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद रूडी भी अग्री कर जाता है। अब ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां रूडी भी अपना स्वॉर्ड ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है गिलेन के अंडर। इधर एरिस अपना पहला फायर स्पेल कास्ट करती है और रूडी को भी बड़ा प्राउड फील होता है। एक दिन रूडी गिलेन को मैथ सिखा रहा होता है, तभी एरिस एक्साइटमेंट में अपने ही बेड पर आग लगा देती है। रूडी तुरंत वाटर मैजिक से आग बुझाता है और एरिस डर के मारे भाग जाती है। रूडी उसे ढूंढने निकलता है और बताता है कि 1 महीना हो गया है उसे पढ़ाते हुए, पर एरिस पढ़ने लिखने के नाम से कोसों दूर भागती है। आखिर में वो रूडी को एक अस्तबल में सोते हुए मिलती है। अब रूडी का ठरके दिमाग फिर से जाग जाता है। वो सोती हुई एरिस को टच करने की कोशिश करता है और उसके अंडरवेयर निकालने ही वाला होता है कि वो तभी एकदम से जाग जाती है। फिर क्या था, एरिस ने रूडी को इतना कूटा कि रूडी की हालत खराब हो गई। रूडी डेस्परेट होकर के गिलेन के पास जाता है। ये लड़की तो कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है। अगले दिन गिलेन उन्हें एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि पहले उसे लगता था कि सिर्फ तलवारबाजी ही सब कुछ है, इसीलिए उसने कभी पढ़ाई नहीं की। पर जब वो अकेले ट्रैवल कर रही थी तो उसे पैसे गिनने तक नहीं आता था। गिलेन बताती है कि एक बार उसने गलती से सारे पैसे खत्म कर दिए और भूख के मारे इतनी पागल हो गई कि उसे मॉन्स्टर्स की पोटी खानी पड़ी, जिसके बाद उसे कई दिनों तक भयानक डायरिया रहा। ये सुनकर के एरिस डर जाती है और तुरंत पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। रूडी भी खुश हो जाता है कि उनका प्लान काम कर गया। फिर शाम को दोनों स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करते हैं और गिलेन उन्हें स्वॉर्ड ट्रेनिंग दे रही होती है। वहां एरिस रूडी को बुरी तरह हरा देती है। रूडी पूरा थक चुका होता है, पर जब वो सिल्फिया के बनाए हुए स्टैचूज देखता है तो उसे हिम्मत मिलती है कि उसे 5 साल तक यहाँ टिकना ही होगा, ताकि वो दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी जा सकें। धीरे धीरे एरिस पढ़ने में मेहनत करने लगती है, पर बेचारी स्ट्रेस में आ जाती है क्योंकि रूडी ने उसे एक भी छुट्टी नहीं दी थी। तो फिर रूडी डिसाइड करता है कि आज दोनों मार्केट जाएंगे शॉपिंग करने। रास्ते में रूडी एरिस की तारीफ करता है कि वो सुंदर लग रही है, पर एरिस तो एरिस है। वो फिर से रूडी को एक मुक्का मार देती है। रूडी कहता है कि ये लड़कियों जैसा क्यों बिहेव नहीं करती। फिर वो लोग मार्केट में पहुंचते हैं और वहां की चीजें देख करके रूडी तो क्रेजी ही हो जाता है। वो सारी चीजें अपने नोटबुक में लिखने लगता है। मार्केट में ही एक दुकानदार रूडी को एक अजीब स्पेशल मेडिसिन चिपकाने की कोशिश करता है, जो इंटरकोर्स के लिए होती है। रूडी हैरान होकर के प्राइस चेक कर रहा होता है, तभी गिलेन और एरिस पीछे से आ जाते हैं। रूडी एकदम सीरियस बन जाता है और उन्हें मैथ का एग्जाम्पल देने लगता है ताकि बातें पलट सके। तभी रूडी एक बुक शॉप पर जाता है और देखता है कि बुक्स बहुत महंगी हैं, तकरीबन 7 गोल्ड कॉइन्स की। एरिस कहती है कि मेरे दादा के पास बहुत पैसा है, मैं दिला देती हूँ। पर रूडी उसे एक बड़ा लेसन देता है। वो कहता है कि दूसरों के पैसे पर इतना घमंड मत करो। फिर रूडी उसे बताता है कि मुझे पूरे महीने तुम्हें पढ़ाने के सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन मिलते हैं और गिलेन को 2 गोल्ड कॉइन, जबकि वो तुम्हारी फैमिली की गार्ड और एक किंग क्लास स्वॉर्ड्समैन है। रूडी उसे समझाता है कि उसे अपने पैसों की वैल्यू करनी चाहिए। वो एरिस से कहता है कि वो सॉरस दादा से बात करेगा ताकि एरिस को अपनी पॉकेट मनी मिले। वापस आते वक्त रूडी आसमान में एक बहुत बड़ी फ्लोटिंग आइलैंड देखता है और उसे देख करके वो शॉक ही हो जाता है। गिलेन बताती है कि ये आर्मर ड्रैगन किंग प्रेगियस का फ्लोटिंग फोर्ट्रेस है। एरिस बताती है कि प्रेगियस उन 3 हीरोज में से एक है जिन्होंने डीमन गॉड ला पैलेस को हराया था। रूडी पूछता है कि ये ला पैलेस कौन है, तो एरिस कहती है कि वो एक बहुत ताकतवर डीमन था जो कि पूरी ह्यूमन रेस को खत्म करना चाहता था। रूडी सोचता है कि मैंने ये कहानियां बचपन में सुनी थी, पर मुझे लगता था कि ये सब बस फेरी टेल्स हैं, जैसे उसकी पुरानी दुनिया में होती थी, पर यहाँ सब कुछ असली था। रूडी को रियलाइज हो जाता है कि इस दुनिया का इतिहास कितना गहरा है और खतरनाक भी।
ग्लेन बताती है कि वो फ्लोटिंग आइलैंड पिछले 400 सालों से आसमान में है। रूडी सोचता है कि काश कभी वहां मैं भी जा पाता। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एरिस अब थोड़ा काम है क्योंकि रूडी ने उसे छुट्टी दे दी है। लेकिन तभी अचानक एरिस रूडी को वही स्पेशल मेडिसिन गिफ्ट करती है जिसे रूडी मार्केट में देख रहा था। ग्लेन बताती है कि रूडी की वजह से ही एरिस को पॉकेट मनी मिल रही है, तो उसने रूडी के लिए ये गिफ्ट खरीदा। रूडी बेचारा शर्मा करके पानी पानी हो जाता है जब एरिस पूछती है कि ये किस काम आता है। रूडी बात पलटने की कोशिश करता है पर गिलैन उसे पकड़ लेती है। फिर दोनों लड़कियां मिल करके रूडी को गुदगुदी करके टॉर्चर करती हैं ताकि वो सच उगल दे। इन सब के बीच रूडी अपनी मेहनत से रॉक्सी की एक बहुत ही डिटेल्ड स्टैचू बनाता है, इतनी डिटेल्ड कि उसने अंडरवियर तक परफेक्ट बनाई है। तभी एडना नाम की एक लेडी आती है और रूडी से हेल्प मांगती है। वो रूडी से कहती है कि मुझे लेडी एरिस को डांस सिखाना है क्योंकि उनका 10th बर्थडे आने वाला है और लॉर्ड फिलिप एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखने वाले हैं, तो उसमें लेडी एरिस को डांस करना होगा। तो मुझे आपका स्टडी टाइम में से कुछ टाइम चाहिए। रूडी मान जाता है क्योंकि वो एरिस की हेल्प करना चाहता था। एडना के जाने के बाद रूडी बहुत खुश हो जाता है कि चलो मुझे भी कुछ फ्री टाइम मिलेगा। अगले दिन रूडी मैंसन की लाइब्रेरी में फिलिप से मिलता है। फिलिप उसे बीस्ट गॉड की लिखी एक अजीब बुक दिखाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फिलिप और रूडी का टेस्ट एकदम सेम है। दोनों को बीस्ट गर्ल की पूंछ और कान बहुत पसंद है। फिलिप रूडी को लाइब्रेरी की सारी बुक्स पढ़ने की परमिशन दे देता है और रूडी बीस्ट लैंग्वेज सीखने का फैसला करता है ताकि वो बीस्ट गर्ल में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सके। लेकिन जब वो सीखने का ट्राई करता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तभी वो देखता है कि एरिस डांस प्रैक्टिस से भाग रही है। एडना परेशान है कि अगर एरिस ने डांस नहीं किया तो वो पूरे खानदान की नाक कटा देगी। तो एडना रूडी से हेल्प मांगती है कि प्लीज लेडी एरिस को समझाओ वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रूडी एरिस को समझाता है कि उसने भी पास्ट लाइफ में बहुत मौके गंवाए हैं क्योंकि उसने कभी ट्राई नहीं किया। एरिस कहती है कि तुम तो हर चीज में परफेक्ट हो, पर रूडी उसे बताता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहुत चीजों में स्ट्रगल करता हूँ। जैसे अभी मैं कुछ नई लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ बट मैं बिल्कुल भी सीख नहीं पा रहा हूँ, पर मैं हार नहीं मानूंगा। रूडी की बातों से एरिस इंस्पायर हो जाती है और प्रैक्टिस शुरू करती है। लेकिन वो दोनों डांस कम झगड़ा ज्यादा कर रहे होते हैं और एक टाइम पर तो एरिस रूडी को घुमाकर फेंक ही देती है और वो सीधा दीवार से जाकर टकराता है। रूडी सोचता है कि अब तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। फिर रूडी अपनी पढ़ाई और एरिस अपनी डांस कंटिन्यू रखते हैं। इधर रूडी और पैसे कमाने के लिए रॉक्सी की स्टैचू एक दुकानदार को भी बेच देता है। एक रात जब रूडी पढ़ रहा होता है तभी उसके लिए एक पैकेज आता है जो कि रॉक्सी ने भेजा था। उसमें रॉक्सी ने रूडी के लिए डीमन लैंग्वेज सीखने की एक हैंडमेड बुक भेजी थी। वो बताती है कि वो ठर्की प्रिंस जिसे वो अभी पढ़ा रही है उसने कहीं से एक स्टैचू खरीदी है जो एकदम मेरी जैसी दिखती है। रॉक्सी एकदम खुश हो जाता है, वाह मेरी बनाई स्टैचू इतनी दूर तक पहुंच गई। फिर ऐसे ही रूडी और एरिस की डांस प्रैक्टिस चलती रहती है और आ जाता है बर्थडे का दिन जहां फिलिप ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। पार्टी में बहुत सारा खाना का आइटम होता है और बहुत लोग आए होते हैं। एरिस बहुत सुंदर भी लग रही होती है। सभी लोग उसे बर्थडे विश कर रहे होते हैं। तभी सोरस अनाउंस करता है कि आज मेरी ग्रैंड डॉटर आप सभी के सामने डांस करेगी। एरिस बिल्कुल सेंटर में आ जाती है और फिर उसका डांस पार्टनर बनने के लिए एक दूसरा विलेज का प्रिंस आगे आता है और फिर दोनों डांस करते हैं। जहां एरिस अच्छा कर रही थी पर काफी ज्यादा ही नर्वस हो रही थी। डांस के बीच वो इतनी फास्ट मूव करने लगती है कि उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों आपस में ही टकरा करके सबके सामने गिर जाते हैं। लोग उसकी बुराई करने लगते हैं और उसे ये कहने लगते हैं कि इसे तो एक सिंपल डांस भी नहीं करने आता, ये शुरू से ही ऐसी मंदबुद्धि है। एरिस बेचारी रोने वाली ही होती है पर तभी हमारा हीरो रूडी उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों डांस करते हैं पर एरिस फिर से गिर जाती है। रूडी ने फिर एक ट्रिक लगाई। उसने एरिस को स्वॉट ट्रेनिंग की तरह मूव करने को कहा और एरिस ने फिर वैसा ही करना स्टार्ट किया और भाई साहब क्या डांस था, सब देखते ही रह गए। एडना भी हैरान थी कि रूडी ने ये कैसे किया। रूडी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ मैजिक में ही नहीं बल्कि दिल जीतने में भी एक्सपर्ट है। और इतना ही नहीं, वहां की और लड़कियां भी आकर के रूडी को घेर लेती हैं और फ्लर्ट करने लगती हैं। रूडी तो खुश हो जाता है पर एरिस उसे एक थप्पड़ मार करके वहां से लेके चली जाती है। फिर रात को रूडी रॉक्सी की तरह एक अच्छा टीचर बनते हुए एरिस और गिलैन को एक मैजिक वॉन्ड गिफ्ट करता है। गिलैन भी बदले में एरिस को अपनी खानदान की एक रिंग देती है। अगली सुबह रूडी की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एरिस के साथ ही सो गया था।
रूडी पहले तो कुछ करने की सोचता है, बट फिर वो बाहर निकल जाता है और टावर की तरफ आ जाता है, जहां वो सोरस को एक बीस्ट गर्ल के साथ मस्ती करते हुए देख लेता है। जहां वो पहले तो भागने का ट्राई करता है, बट सोरस उसे बुलाता है और उसे आसमान में एक अजीब सी चीज दिखाता है और कहता है कि हमें ये खतरनाक नहीं लगती, पर हमें पता है कि कुछ ऐसा जरूर होने वाला है जो बहुत बड़ा होगा। इसके बाद एक टाइम स्किप आता है और फिर हम सीधे 2 साल बाद का सीन देखते हैं। अब रूडी का भी अपना 10th बर्थडे आने वाला था। एरिस और गिलेन उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे थे। रूडी को पता चल जाता है, पर वो अनजान बनने की एक्टिंग करता है। रूडी बताता है कि उसका बाप पॉल नोटस ग्रेरेट खानदान से है, जो कि ग्रेरेट लाइनेज की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक है। नोटोस और बोरिस फैमिली के बीच थोड़ी अनबन रहती है, इसीलिए रूडी का बर्थडे सिंपल रखा जाएगा ताकि कोई पॉलिटिकल लफड़ा ना हो। रूडी को एहसास होता है कि अब वो इस नई दुनिया की पॉलिटिक्स में फंस रहा है। एक दिन रूडी मैंशन में घूम रहा होता है और उसे लगता है कि मेड्स थोड़ा अजीब बिहेव कर रही हैं। गिलेन उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूछती है कि क्या तुमने तीनों लैंग्वेज सीख ली। रूडी हाँ कहता है तो गिलेन हैरान रह जाती है उसके टैलेंट से। रूडी को भूख लगी होती है तो वो किचन की तरफ जाने लगता है, पर गिलेन उसे रोक लेती है क्योंकि अंदर सरप्राइज पार्टी की तैयारी चल रही थी। रूडी को समझ आ जाता है कि अच्छा आज तो मेरा बर्थडे है, तो खाली टाइम में वो गिलेन को अपने बनाए हुए स्टैचूज दिखाता है। गिलेन को स्टैचू पसंद आती है, पर वो कहती है कि इसमें मेरी पूंछ नहीं है। रूडी मौके पे चौका मारते हुए कहता है कि मुझे पता ही नहीं आपकी टेल बेस कैसी दिखती है। गिलेन बिना सोचे समझे वहीं अपनी पैंट नीचे कर देती है और रूडी उसके मस्कुलर बैक साइड को देख करके हैरान रह जाता है। तभी एक मेड अंदर आती है और उन्हें इस ऑकवर्ड पोजीशन में देख करके शर्मिंदा हो जाती है। फिर रात को रूडी हॉल में एंटर करता है और सब उसे बर्थडे विश करते हैं। रूडी क्रोकोडाइल टीयर्स निकालता है और एक्टिंग करता है कि मुझे लगा आप सब मुझसे नफरत करते हो, पर मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, थैंक यू सो मच। उसकी बातों से सोरस इतना इमोशनल हो जाता है कि वो रोने लगता है और कहता है कि मैं नोटोस खानदान के हेड को मार करके तुझे हेड बना दूंगा। हिल्डा भी, जो पहले रूडी को पसंद नहीं करती थी, वो अचानक रूडी को आकर के गले लगा लेती है। वो रूडी को अपना बेटा मान लेती है और कहती है कि मेरी बेटी से शादी कर लो। एरिस शर्मा जाती है और अपनी मम्मी को वहां से भगा देती है। अब आता है एरिस का सरप्राइज। वो रूडी को एक बहुत ही महंगी और पावरफुल स्टाफ गिफ्ट करती है, जिसका नेम है एक्वा हर्टिया। ये वाटर ड्रैगन का स्टाफ है और इसकी कीमत एक खानदान बेचने बराबर है। रूडी हैरान होता है, पर एरिस कहती है कि बस एंजॉय करो और कुछ मत सोचो। फिर सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। बाद में फिलिप रूडी को ऑफर देता है कि क्या तुम एरिस से शादी करके बोरियस फैमिली संभालना चाहते हो। रूडी डर जाता है क्योंकि उसे इस घटिया पॉलिटिक्स लफड़े में नहीं पड़ना था। वो मना कर देता है। फिर जब रूडी अपने कमरे में जाता है तो एरिस वहां पहले से ही होती है और वो काफी बोल्ड लुक में होती है। रूडी समझ जाता है कि इसे जरूर फिलिप ने भेजा होगा ताकि हमारे बीच कुछ हो सके और फिर वो मेरी शादी करा दें। पर फिर रूडी बेड पर जाकर के बैठता है और एरिस से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो एरिस कहती है कि मुझे लगा तुम अकेले डर रहे होगे तो तुम्हारा साथ दे दूं। इसके बाद वो बातें करने लगते हैं, पर रूडी का ठरके दिमाग बैठे बैठे ही उसके साथ काफी कुछ सोचने लगता है। पर एक टाइम पर तो वो लेजिट एरिस के काफी क्लोज आ जाता है और उसे बेड पर लिटा करके अपने कपड़े उतार देता है और उसे टच करने लगता है। इतने में ही एरिस उसे जोर का मुक्का मारती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। पर थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और फिर रूडी को कहती है कि आज तुम्हारा स्पेशल डे था तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, बट अगर तुम्हें ये सब करना है तो 5 साल, बस 5 साल वेट करो, फिर जो चाहे वो कर लेना। रूडी एकदम खुश हो जाता है और नाचने लगता है, बस 5 साल और। पर तभी उसे अपनी दोस्त सिल्फी की याद आती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पॉल मॉन्स्टर से लड़ रहा था। वो गुस्से में होता है कि वो अपने बेटे के बर्थडे पर नहीं जा पाया इनकी वजह से। फिर हम सेल्फी को भी देखते हैं जो रूडी के घर गई थी, जहां उसकी बहनें भी अब बड़ी हो गई हैं। सेल्फी रूडी के लिए एक गिफ्ट भिजवाना चाहती थी। लीला भी रूडी के लिए एक बहुत महंगा गिफ्ट भेजती है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी सब आसमान में अजीब से बादल देखते हैं। दुनिया के कोने कोने में सभी लोग ये देख करके हैरान हो जाते हैं। रॉक्सी को भी कुछ अजीब महसूस होता है। पहाड़ों में ड्रैगन गॉड ऑर्स्टेड की एंट्री होती है। ऑर्स्टेड इतना खतरनाक है कि ड्रैगन्स भी उसे देख करके भाग जाते हैं। वो बताता है कि माना का बहुत बड़ा ढेर एक जगह पर जमा हो रहा है। फिर हम एक ड्रैगन एम्प्रेस किसरिका को भी देखते हैं, जहां वो भी हैरान होती है।
फिर हम पेरेगियस को देखते हैं जो अपने बंदे अल्माफी द रेडियंट को चेक करने भेजता है और कहता है कि जो भी चीज होगी उसे खत्म कर देना। फिर सीन वापस रूडी के पास चेंज होता है। वो अपना नया स्टाफ टेस्ट कर रहा होता है। वो अपना सबसे खतरनाक अटैक क्यूलोनिम्बस ट्राई करता है, पर उल्टा आसमान में पोर्टल खुलने लगते हैं। रूडी कहता है कि ये मैंने नहीं किया। गिलेन को कुछ अजीब महसूस होता है और वो तुरंत उसे भागने को कहती है, पर तभी अल्माफी वहां आ जाता है। वो सोचता है कि रूडी ही इस सब का जिम्मेदार है। गिलेन अल्माफी से लड़ती है और उसे रोकती है, पर तभी आसमान की वो अजीब चीज फट जाती है और पूरी इलाके को एक वाइट लाइट निगल लेता है। इस तबाही को माना कैलेमिटी कहते हैं और उस लाइट के अंदर सभी आ जाते हैं। फिर जब रूडी की आंखें खुलती हैं तो वह हैरान रह जाता है। वो अपने पुरानी बॉडी में होता है। उसे लग रहा था कि वो फिर से मर गया और ये सब एक सपना था। तभी एक मिस्टीरियस बंदा आता है जो अपना नाम हितोगामी द मैन गॉड बताता है। रूडी गुस्से में होता है और उसे लगता है कि हितोगामी ने उसका सब कुछ छीन लिया, वो फिर से मर गया। वहीं हितोगामी रूडी को कहता है कि तुम मरे नहीं हो और वार्न करता है कि वो इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जगह डीमन कॉन्टिनेंट में है, जहां खाने पीने का ठिकाना नहीं है और हर तरफ भयानक मॉन्स्टर्स हैं। जाते जाते हितोगामी उसे एक टिप देता है कि जब तेरी आंख खुलेगी तो तेरे पास एक बंदा होगा, बस उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेना। फिर रूडी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एरिस उसकी बगल में सो रही है और उसके सामने एक सुपॉड बैठा था। सुपॉड यानी वही जिसके बारे में रॉक्सी ने बताया था कि वो बच्चों को खा जाते हैं। रूडी बेचारा डर तो जाता है, पर फिर उसे हितोगामी की बात याद आ जाती है। वो हिम्मत करके डीमन लैंग्वेज में बात करता है, जिससे वो सुपॉड हैरान हो जाता है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, जहां उसका नाम रुजर्ड सुपर्डिया होता है। वो बताता है कि रूडी और एरिस आसमान से गिरे थे और उसने उनकी जान बचाई है। रुजर्ड कहता है कि वो उन्हें घर तक छोड़ करके आएगा, क्योंकि अगर वो उन्हें यहाँ अकेले छोड़ देगा तो सुपर्ड रेस की बदनामी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी एरिस जागती है और रुजर्ड को देख करके इतना चिल्लाती है कि पूरा जंगल गूंज उठता है। बेचारी डर के मारे रोने लगती है, क्योंकि बचपन से उसे सुपर्ड की डरावनी कहानियां सुनाई गई थीं। पर रूडी उसे संभालता है और धीरे धीरे वो तीनों दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो एक विलेज पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि वो मेगॉड ट्राइब का विलेज है, यानी रॉक्सी का गांव। रूडी के गले में एक नेकलेस था जो रॉक्सी ने दिया था, जिसे देख करके वहां के लोग उसे अंदर आने देते हैं। रूडी रॉक्सी के मम्मी पापा यानी रोवान और रोकारी से मिलता है। रॉक्सी 44 साल की है, पर वहां के लोग 200 साल तक जीते हैं, इसीलिए उसकी मम्मी अभी भी यंग लग रही थी। रूडी मजाक में ही रोवान को ससुर जी बोलने की कोशिश करता है, पर रोवान उसे ठंडे दिमाग से मना कर देता है। यहाँ रुजर्ड बताता है कि 400 साल पहले डीमन गॉड ला पैलेस ने उन्हें धोखा दिया था और उन्हें कर्स स्पीयर दिए थे, जिससे उनका दिमाग करप्ट हो गया और उन्होंने बहुत सारा किलिंग किया। इनफैक्ट उन्होंने अपनी खुद की फैमिलीज को भी मार दिया। रुजर्ड अब अपनी रेस की इज्जत वापस दिलाना चाहता था। रूडी वादा करता है कि वो इस काम में उसकी पूरी मदद करेगा। रॉक्सी के पेरेंट्स उन्हें एक तलवार और कुछ सामान दे करके विदा करते हैं। रूडी का प्लान एकदम सिंपल था। रुजर्ड बाहर से हेल्प करेगा और रूडी अंदर से लोगों के दिमाग को बदलेगा सपोर्ट के लिए। फिर वो पहाड़ों को पार करके रिकारिस नाम के शहर पहुंचते हैं। रुजर्ड को वहां सब डेड एंड नाम से जानते हैं, जो कि मौत का दूसरा नाम है। लोगों को सपोर्ट से डर ना लगे, इसलिए रूडी एक मास्टर प्लान बनाता है। वो रुजर्ड के ग्रीन बालों को डाई कर देता है और उसे दूसरी ट्राइब का डीमन बनाकर पेश करता है। शहर में घुसते ही रूडी एडवेंचरस गिल्ड ढूंढता है ताकि वो पैसे कमा सके। जब वो गिल्ड पहुंचता है तो उसका रैंक मेजर किया जाता है, जहां उन्हें एफ रैंक मिलता है और इस पे बीस्ट मैन उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि जाओ जा करके किसी की खोई बिल्ली ढूंढो। रूडी को गुस्सा आता है, पर वो शांति से वहां से निकल जाता है। रात को वो एक होटल में रुकते हैं, पर तभी वहां कुछ डीमन एरिस को परेशान करने लगते हैं। एक कर्ट नाम का डीमन एरिस का कंधा पकड़ लेता है। फिर क्या था, एरिस ने कर्ट को इतना धोया कि बेचारा पहचान में नहीं आ रहा था। रूडी तुरंत उसे हील करता है और माफी मांगता है, क्योंकि एरिस को डीमन लैंग्वेज नहीं आती। कर्ट उल्टा रूडी को अपनी टीम में आने का ऑफर देता है, पर रूडी मना कर देता है। रात को रूडी को टेंशन होती है क्योंकि उनके पैसे खत्म हो रहे हैं। वो सो जाता है और फिर से पहुंच जाता है हितोगामी के पास। हितोगामी उसे बधाई देता है और एक अजीब एडवाइस देता है कि वो खोई हुई बिल्ली ढूंढने वाला मिशन ले ले, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
रूडी की आंखें खुलती हैं और वो सोचता है कि एक बिल्ली ढूंढने से क्या अमीर बन जाऊंगा। फिर भी वो लोग अगले दिन निकल पड़ते हैं क्योंकि रिजॉर्ट की तीसरी आंख से किसी को भी ट्रैक करना आसान है। वो एक बेकार स्मेल वाली गुफा में पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि वहां सिर्फ बिल्ली नहीं बल्कि बहुत सारे एनिमल्स को किडनैप करके रखा गया है। तभी वहां कुछ बीस्ट मैन आते हैं जो एनिमल्स को चुरा करके उनका रिवॉर्ड हड़पने का धंधा करते हैं। रिजॉर्ट को गुस्सा आ जाता है और वो बिना सोचे समझे उनमें से एक का सर अलग कर देता है। रूडी डर जाता है और रिजॉर्ट को समझाता है कि हमें सुपर्ट की रेपुटेशन सुधारनी है और खून खराबा नहीं करना। रूडी उन घटिया लोगों को मारता नहीं बल्कि उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता है। रिजॉर्ट पहले तो गुस्सा होता है पर रूडी उसे समझाता है कि ये लोग डी रैंक हैं, इनकी हेल्प से हम बड़े मिशन ले सकते हैं और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। धीरे धीरे उनकी रैंक सी हो जाती है और वो लोग एक्सचेंज करके ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं। इसी बीच हमें रॉक्सी दिखाई देती है जो आसुरा किंगडम गई होती है रूडी को ढूंढने। वहां हर तरफ सिर्फ लाशें और तबाही होती हैं पर किस्मत से रूडी का नाम मिसिंग लिस्ट में नहीं होता, जिससे रॉक्सी को थोड़ी तसल्ली मिलती है। इधर रूडी को उनका अगला मिशन मिलता है पेट्रीफाइड फॉरेस्ट में एक मॉन्स्टर को मारने का। रूडी को लगता है कि अगर ये कर लिया तो लाइफ सेट है। वो सभी फिर एक सुनसान जंगल में जाते हैं जो कि काफी क्रीपी होता है। वहां उन्हें कर्ट की टीम फिर से मिलती है जो किसी एक मोटे सुअर बीस्ट से झगड़ा कर रहे होते हैं। रूडी वहां जाके बात करता है तो पता चलता है कि कर्ट की टीम, रूडी की टीम और वो सुअर बीस्ट की टीम तीनों को गिल्ड ने एक ही मिशन दे दिया है। सुअर बीस्ट टाइम वेस्ट ना करके सीधा जंगल की तरफ चला जाता है और कहता है कि तुम सब चूजो जा करके घर में रहो, ये मुझे करने दो। कर्ट भी तुरंत अपनी मिशन पर निकल जाता है। रूडी और एरिस भी जाने लगते हैं पर रिजॉर्ट कहता है कि मुझे उन बच्चों के लिए टेंशन हो रही है, वो मर ना जाएं। पर रूडी कहता है कि तुम उनके साथ ज्यादा मत रहो वरना वो पहचान लेंगे कि तुम एक सुपर्ड हो। तो रिजॉर्ट गुस्सा हो जाता है कि तो क्या यहाँ बैठ करके उन्हें मरते देखूं। इसके बाद वो उनका दूर से पीछा करने लगते हैं लेकिन कुछ दूर चल के कर्ट की टीम को कई सारे मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। रिजॉर्ट उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है पर रूडी उसे रोक देता है। रूडी मन में सोचता है कि जब ये लोग मरने वाले होंगे तब हम हीरो बनकर के एंट्री मारेंगे ताकि ये लोग हमारे एहसानमंद रहें। पर उल्टा हो गया। रूडी ने वेट करने में इतना देर कर दी कि कर्ट का एक दोस्त बाचिरो मॉन्स्टर के हाथे 2 टुकड़े में कट जाता है। रिजॉर्ट और एरिस तुरंत कूदते हैं और उन दोनों मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं पर तब तक देर हो चुकी थी। इसके बाद रिजॉर्ट रूडी पर भयानक गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई। रूडी को अपनी गलती का एहसास होता है पर वो एकदम टूट जाता है। फिर कर्ट और उसके साथी को वो लोग एक सेफ जगह पर छोड़ देते हैं और फिर वो अपने मिशन पर निकलते हैं। लेकिन जंगल में थोड़ी दूर ही अंदर जाते उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो तुरंत भाग कर जाते हैं देखने। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां उन बीस्ट की लाशें होती हैं और एक जाइंट स्नेक उस सुअर बीस्ट को अपने मुंह में दबाया होता है। रिजॉर्ट कहता है कि हमें इसे ही मारना है, इसका नेम रेड हुड कोबरा है और ये बहुत पावरफुल है। लेकिन जब रूडी रिजॉर्ट से पूछता है कि क्या हम इससे जीत पाएंगे तो वो कॉन्फिडेंट होकर बोलता है डेफिनेटली। इसके बाद रूडी तुरंत एक फायर स्पेल से स्नेक पर अटैक करता है। इतने में रिजॉर्ट उस पर चार्ज कर देता है और अपने वेपन से उसे काटने लगता है। लेकिन जब एरिस अटैक करती है तो वो उसे एक स्क्रैच तक नहीं दे पाती, उल्टा वो स्नेक उसे हिट कर देता है और वो दूर जाकर गिरती है। इसका फायदा उठा करके स्नेक रूडी पर भी अटैक कर देता है बट सही टाइम पर रिजॉर्ट आकर के रूडी को बचा लेता है और तभी एरिस फिर से अटैक करती है लेकिन इस बार वो उसे लेजिट 2 हिस्सों में काट देती है। रूडी भी उसी टाइम पर एक बहुत पावरफुल फायर बॉल स्पेल से उसके गले पर हिट करता है और उस स्नेक का काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो सभी गिल्ड वापस आते हैं पर रास्ते में ही उन्हें नोपारा, वही हॉर्स बीस्ट, मिल जाता है। वो कहता है कि तुम सी रैंक के मिशन कैसे कर रहे हो क्योंकि वो तो इन्हें करना चाहिए ना। और वो उन्हें उन दोनों बंदों को दिखाता है जिनकी वजह से वो सी रैंक वाले मिशन कर पा रहे थे। वो उन्हें ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि अगर गिल्ड को ये पता चल गया तो वो तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल कर देंगे। और वो रूडी से उनकी महीने भर की कमाई का आधा हिस्सा मांगता है। रूडी को उसकी बातें सुन करके गुस्सा आ जाता है और वो ये सोच लेता है कि मुझे अब इस पूरे विलेज को खत्म करना होगा वरना इसके चलते हमारी पूरी जर्नी खराब हो जाएगी, हम हर जगह से बैन हो जाएंगे। और फिर वो अपना सबसे पावरफुल स्पेल स्टार्ट करता है। आसमान ब्लैक होने लगता है। रिजॉर्ट उसे ये करते देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि वो क्या करने वाला है।
इसीलिए वो अपने बालों का कलर हटा देता है और जैसे ही नोपारा उसके ग्रीन हेयर देखता है उसकी फट जाती है। रूजर्ड को देखते ही वहां एकदम से भगदड़ मच जाती है। रूजर्ड ने खुद को एक्सपोज कर दिया ताकि रूडी को कोई गलत काम ना करना पड़े। शहर से बाहर निकल करके रूडी रूजर्ड से माफी मांगता है। रूजर्ड रूडी को गले लगाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर की आग देखी, तुम एरिस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। रूडी, तुम एक असली वॉरियर हो। फिर वो तीनों अपना हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हम अपने घर वापस लौट के रहेंगे। अगली सुबह हम देखते हैं कि रूजर्ड ने अपने बाल ही काट लिए होते हैं क्योंकि वो समझ गया था कि उसे लोग सिर्फ उसके बालों से ही पहचानते हैं। तो फिर रूडी उसे एक बंडाना देता है ताकि उसका स्टोन भी कवर हो सके और वो थोड़ा अच्छा भी दिखे। फिर वो तीनों आसुरा किंगडम की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर ऐसे ही कई महीने निकल जाते हैं और वो तीनों एक बहुत बड़ी कोस्टल सिटी पहुंचते हैं। और फिर हम रॉक्सी को भी देखते हैं जो कि वो भी इसी सेम सिटी में पहुंचती है। पर दुख की बात यह है कि दोनों एक ही पोर्ट पर होने के बावजूद भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। रूडी एक शिप ओनर से बात करता है क्योंकि उन्हें समुद्र पार करना है। वो शॉपकीपर समझ जाता है कि ये न्यू है, इसीलिए वो उन्हें लूटने वाले प्राइजेस मांगने लगता है। तो फिर वो लोग वहां थोड़ा रुकने का फैसला करते हैं ताकि पैसे जमा कर सकें। रात को रूडी को फिर से हितोगामी के दर्शन होते हैं। हितोगामी कहता है कि मेरी पिछली एडवाइस ने थोड़ा लफड़ा कर दिया था, पर अब मेरी बात सुनो, जाओ मार्केट से खाना खरीदो और फिर एक अंधेरी गली में निकल जाना। रूडी को लगता है कि पता नहीं अब क्या नया कांड होने वाला है। अगले दिन रूडी वही करता है। वो खाना लेके एक गली में घूम रहा होता है। इनफैक्ट एक बार तो उसे रॉक्सी क्रॉस भी कर जाती है, पर वो दोनों फिर से एक दूसरे को नोटिस नहीं करते। कुछ दूर चल के गली में उसे एक अजीब सी लड़की मिलती है जो भूख के मारे तड़प रही होती है। वो कहती है कि 300 साल बाद उसका पुनर्जन्म हुआ है, पर अब वो भूख से मर रही है। रूडी को लगता है कि बेचारी अकेली रह करके पागल हो गई है, तो वो उसे खाना दे देता है। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। वो लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि डीमन एम्प्रेस किसिरिका किसिरिसु होती है। वो रूडी से खुश होकर के उसे एक विश मांगने को कहती है। रूडी मजाक में कहता है कि मुझे अमीर बना दो और आधा दुनिया दे दो। जब वो नहीं कर पाती तो वो अपना शरीर ऑफर करती है। पहले तो रूडी काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसके आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, पर फिर वो डर जाता है। आखिर में किसिरिका रूडी को एक डीमन आई तोहफे में देती है और वो लेजिट अपने नंगे हाथों से ही रूडी का आंख निकाल देती है और अपना लगा देती है। रूडी पूरा चिल्लाने लगता है, पर तभी उसे उसका हैंड डबल डबल दिखने लगते हैं। रूडी को अब आई ऑफ फोरसाइट मिल गई है, मतलब वो एक सेकंड आगे का फ्यूचर देख सकता है। वो लेजिट हर चीज पहले ही मूव होते देख रहा था, जिससे उसका सर भी दर्द करने लगता है और वो एक आंख बंद करके ही घूम रहा था। पर तभी उससे एक बंदा टकरा जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। लेकिन रूडी जब उसे देख रहा होता है तो वो पहले ही कुछ नोटिस कर लेता है और उस आदमी को दूर हटा देता है। तभी एक सेकंड बाद एक पॉट आकर के वहीं गिरता है। वो बंदा भी ये चीज देख करके शॉक रह जाता है, पर रूडी बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। फिर ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और रूडी अब अपनी नई आंखों का मास्टर बन चुका होता है। वो ये भी बताता है कि एक सेकंड की ड्यूरेशन को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है अगर माना और अपने कंसंट्रेशन पर सही कंट्रोल किया जाए तो। फिर वो एरिस के साथ ट्रेनिंग करता है और भाई साहब एरिस का हर मूव उसे पहले ही दिख जाता है। रूडी इतने मजे से एरिस को हराता है कि एरिस बेचारी एकदम सैड हो जाती है। उसे लगता है कि वो कभी भी रूडी के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी। रूजर्ड रूडी को कांग्रेचुलेट करता है कि उसने सिर्फ एक हफ्ते में ही डीमन आई को कंट्रोल कर लिया। रूडी एक्साइटमेंट में रूजर्ड को भी चैलेंज करता है, पर रूजर्ड तो प्रो है ना, वो रूडी को धूल चढ़ा देता है और उसका मुंह मार मार कर सुझा देता है। रात को रूडी को बुरा लगता है कि उसने एरिस को इतना गंदा हराया। वो सोचता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी एरिस को घर छोड़ना चाहिए। पैसों की इतनी कमी होती है कि रूडी चुपचाप बाहर निकलता है ताकि वो एरिस का दिया हुआ महंगा स्टाफ एक्वा हार्टिया बेच सके। पर तभी रूजर्ड उसे पकड़ लेता है। रूजर्ड उसे बहुत गंदा डांटता है। वो कहता है कि एरिस ने तुम्हें ये गिफ्ट प्यार से दिया था और तुम इसे बेचने चले हो। हम सब मेहनत कर रहे हैं, तुम अकेले सब हैंडल करने की कोशिश मत करो। रूडी को भी अपनी गलती समझ आ जाती है। रूजर्ड उसे समझाता है कि अगर एरिस को पता चला तो वो क्या सोचेगी, शायद इससे उनका ग्रुप भी टूट जाएगा। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रूजर्ड किसी को देखता है और वो वही बंदा होता है जिससे रूडी उस दिन मार्केट में टकराया था। वो अपना नाम गैलेस क्लीनर बताता है
और कहता है कि वो बस रूडी को थैंक यू बोलने आया है। इसके बाद हम रॉक्सी और उसकी टीम को देखते हैं जो कि एक बार में होते हैं। वो लोग वहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं ताकि रूडी और बाकी लोगों के बारे में कुछ पता चल सके। इतने में रॉक्सी के पास कुछ लोग आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, हमें एक मेज की जरूरत है और हम जल्दी ही सी रैंक हो जाएंगे। रॉक्सी कहती है कि मैं ऑलरेडी एक ए रैंक मेज हूँ और वैसे भी मैं अभी एक पार्टी में हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ए रैंक सुनते ही उनमें से एक लड़का कहता है, क्या तुम वही फेमस किंग लेवल मेज रॉक्सी हो? ये सुनकर के रॉक्सी की टीममेट एलिना कहती है कि रॉक्सी तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं और ये सब आपस में बात करने लगते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि रॉक्सी के जो करंट टीममेट्स हैं वो पहले पॉल के टीममेट्स थे। फिर रॉक्सी उन्हें ये भी बताती है कि उसे डेड एंड नाम की एक पार्टी के बारे में पता चला है जिसमें 3 लोग हैं और उनमें से एक मेज भी है। वो टीम काफी खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि लोगों ने ये भी सुना है कि उनमें असली सुपर्ड डेड एंड भी है। लेकिन रॉक्सी को अभी ये नहीं पता होता कि वो मेज रूडी ही है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां रॉक्सी बीच पर रुजर्ड और एरिस को ट्रेनिंग करते हुए देख लेती है और एक पत्थर के पीछे छुप करके उन्हें ऑब्जर्व करने लगती है। लेकिन तभी रुजर्ड उसे देख लेता है और रॉक्सी तुरंत वहां से भाग जाती है। फिर अगले दिन रॉक्सी और उसके टीममेट्स वो जगह छोड़ देते हैं और एक नई जगह के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां रूडी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती। वहीं रूडी भी गैलस की हेल्प से रुजर्ड को एक बोट दिलवा देता है और रूडी और एरिस एक शिप पर बैठ करके अगले शहर के लिए निकल जाते हैं। शिप पर रूडी के अजीबोगरीब ख्याल शुरू हो जाते हैं एरिस के साथ। वो लेजिट ये सोचने लगता है कि काश ये शिप क्रैश हो जाए और फिर रूडी और एरिस किसी आइलैंड पर अपनी लाइफ बिताते हैं जहां एक दिन रूडी रॉक्सी के साथ मिलकर के बेबीज भी करता और वो सब काफी खुश होते हैं। लेकिन वहीं रियलिटी में एरिस को सी सिकनेस हो रही होती है, वो लगातार उल्टियां किए जा रही होती है और वहीं रूडी उसे अपनी हीलिंग मैजिक से हील कर रहा होता है। फिर कुछ दिनों के ट्रैवल के बाद फाइनली वो लोग एक न्यू सिटी पहुंचते हैं जहां रूडी एरिस को एक घर में छोड़ करके सबसे पहले रुजर्ड को वापस लेने जाता है क्योंकि रुजर्ड को गैलस ने स्मगल किया था। रूडी स्मगलर के पास जाता है और वहां रुजर्ड के पास पहुंचता है। रास्ते में उसे कुछ बीस्ट गर्ल भी दिखती हैं जिन्हें कुछ गुंडे मार रहे होते हैं और एक कुत्ता भी दिखता है जिसे उन्होंने कैप्चर करके रखा होता है। पर जब वो रुजर्ड के पास जाता है तो रुजर्ड कहता है कि मुझे उन लड़कियों को बचाना होगा क्योंकि वो उन्हें मार देंगे और अब तक एक को उन्होंने मार भी दिया है। रूडी सोचता है कि अभी वो रुजर्ड को खून खराबा करने नहीं दे सकता वरना सुपर्ड की इमेज और खराब हो जाएगी, इसीलिए वो खुद उन सबको मारने का डिसाइड करता है। लेकिन रुजर्ड रूडी को मना कर देता है और कहता है कि तुम अपने हाथ गंदे मत करो, मैं इन सबको देख लेता हूँ, तुम उन बच्चियों को बचाओ। इसके बाद रुजर्ड अपनी रस्सी तोड़ता है और इतनी स्केरी लुक देता है कि उस गुंडे की वहीं फट जाती है। फिर रुजर्ड जाता है और एक ही बार में उसको काट देता है। इधर रूडी उन बीस्ट गर्ल के पास जाता है जहां पहले तो वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती हैं, पर रूडी उन्हें समझाता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूं और तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। फिर वो रूडी पर ट्रस्ट करने लगती हैं और रूडी उन्हें हील करता है। लेकिन उनमें से एक लड़की पहले ही मर चुकी होती है जिससे वो थोड़ा सैड हो जाता है। तभी वहां रुजर्ड वापस आता है और वो सब फिर बाहर निकल जाते हैं। बाहर का सीन देख करके रूडी की भी फट जाती है कि किस ब्रुटैलिटी से रुजर्ड ने सबको मारा है। लेकिन तभी एक बीस्ट गर्ल कहती है कि उनका डॉग अंदर ही रह गया। तो रूडी कहता है कि ठीक है, तुम सब यहीं रहो, मैं उसे वापस लाता हूँ। रूडी जब उसके सेल में जाता है तो वो एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाता है। फिर रूडी अपनी वाटर मैजिक से उस बैरियर को तोड़ देता है और डॉग को रिलीज कर देता है। डॉग भी काफी खुश हो जाता है और रूडी को लिक करने लगता है। रूडी भी उसके साथ खेलने लगता है। तभी अचानक से एक बीस्ट मैन उसके पीछे आ जाता है और वो रूडी पर अटैक कर देता है। क्योंकि रूडी उस अटैक को डॉच नहीं कर पाता, वो काइंड ऑफ पैरालाइज हो जाता है और डायरेक्ट जमीन पर गिर जाता है। वो कुछ बोल भी नहीं पाता। इतने में ही उस बीस्ट मैन का फादर भी वहां आ जाता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो रूडी को एक स्मगलर समझ रहे होते हैं और एक्चुअल में वो यहाँ उन बीस्ट गर्ल को बचाने के लिए आए थे। वहीं रूडी अपनी सफाई में कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहा होता है। वो बीस्ट मैन फिर डिसाइड करता है कि रूडी को मार देना चाहिए, पर उसका फादर कहता है कि नहीं, इसे अपने साथ घर ले चलो, वहीं इसका हिसाब करेंगे। और फिर वो रूडी को उठा करके वहां से ले जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। मैं आपको बता दूं कि इसके आगे का स्टोरी काफी क्रेजी होने वाला है जहां रूडी को काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और भी बहुत कुछ।
तो अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो इस वीडियो पे 2 के लाइक और 200 कमेंट कंप्लीट करा दो। बाकी ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जाते जाते एक लास्ट रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना वीडियो हाइप कर देना, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।